साल था 1998 का, तारीख थी 7 अगस्त, जब ओसामा बिन लादेन ने केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास के ऊपर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें करीब करीब 288 लोगों की जान गई थी। ओसामा बिन लादेन इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता था। उधर इस आत्मघाती हमले से बौखलाई अमेरिकी सरकार ने तालिबान के ऊपर खुली जंग छेड़ दी। जहां जहां तालिबान के ठिकाने थे, छापेमारी करनी शुरू कर दी, ड्रोन से बम गिराने शुरू कर दिए। तालिबान के चारों खाने चित कर रही अमेरिकी सरकार को यह नहीं पता था कि कुछ दिन के बाद उसके ऊपर एक ऐसा हमला होने वाला है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। इस बीच जब ओसामा बिन लादेन इन हमलों से बहुत परेशान हो गया, तो उसके दिमाग में चलने लग गया कि अमेरिकी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, वरना ये हमले शांत नहीं होंगे और ये चीज़ें ऐसे बंद नहीं होंगी। ओसामा बिन लादेन के पिताजी 1967 में एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। कुछ सालों के बाद साल आता है 1988 का, जिस साल के अंदर ओसामा बिन लादेन के बड़े भाई की मृत्यु होती है प्लेन क्रैश में ही। उसके बाद ओसामा बिन लादेन ये भी देख रहा था कि कैसे अमेरिकी फौज सीरिया के अंदर ब्लास्ट कर रही है, ऊपर से बम गिरा रही है, और कैसे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्ते की तरह जमीन में बिखर रही हैं। अब तीन चीजें हो गई, एक उसके पिताजी की प्लेन क्रैश में मौत हुई थी, उसके भाई की मौत हुई थी प्लेन क्रैश में, और कैसे बम गिराते थे जब बिल्डिंग के ऊपर तो ताश के पत्ते की तरह बिल्डिंग ढह जाती थी। ये तीनों चीजें इसके दिमाग में थी, और इसी दौरान इसके दिमाग में ख्याल आया कि प्लेन को बम बना करके किसी बिल्डिंग से क्रैश कराया जा सकता है। अब आइडिया दिमाग में था, पर इसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग नहीं थे। जो लोग उसके पास थे वो उनको इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था कि कुछ नए लोग हों इस काम को अंजाम देने के लिए। इसी सिलसिले में अफगानिस्तान के अंदर ये दो लोगों से मिलता है साल 1998 के अंदर ही, खालिद शेख मोहम्मद और मोहम्मद आतिफ। ये वही दो आदमी थे जो केन्या और लेबनान के अंदर जो अटैक्स कराए थे ओसामा ने, उनको इन्होंने ही अंजाम दिया था, या सारी जिम्मेदारी इन्हीं के अंडर थी। खालिद शेख मोहम्मद को जिम्मेदारी दी जाती है इस अटैक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, और मोहम्मद आतिफ को दी जाती है ट्रेनिंग कराने की जिम्मेदारी। जो लोग रिक्रूट होंगे उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, इसकी जिम्मेदारी दी जाती है मोहम्मद आतिफ को। अब दूसरा, इस काम के लिए फंड चाहिए था, तो वो उसकी जिम्मेदारी निभाता है खालिद शेख मोहम्मद। 15 लोग पाकिस्तान के अंदर से चुने जाते हैं और 4 लोग चुने जाते हैं सऊदी अरब से। 19 लोगों की टीम तैयार हो जाती है इस काम को अंजाम देने के लिए। अब इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी थी, ट्रेनिंग के लिए इनको भेजा जाता है कराची। साल खत्म होते होते ये कराची पहुंच जाते हैं और इनको वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे अमेरिका में रहना है, वहाँ के एटिकेट सिखाए जाते हैं, कैसे बात करनी है, इंग्लिश सिखाई जाती है। ये सारी चीज़ें इन लोगों को सिखाई जाती हैं, और ये 19 के 19 लोग वेल एजुकेटेड थे, काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। अब टीम तैयार हो चुकी थी 19 लोगों की, शुरुआती ट्रेनिंग भी हो गई थी। सबसे पहली खेप में 2 लोगों को तैयार किया जाता है और इनको भेजा जाता है अमेरिका के सैन डियागो सिटी में साल 1999 के अंदर। और ये दोनों सैन डियागो सिटी जाते ही फ्लाइंग क्लब के अंदर एडमिशन ले लेते हैं और प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद साल आता है 2000 का और महीना होता है जनवरी का। जनवरी में भेजा जाता है मोहम्मद अता, मारवान अलसैदी और जियाद जर्रा को। ये 3 आतंकवादी थे जिन्हें जनवरी 2000 के अंदर अमेरिका भेज दिया जाता है, और ये भी सेम करते हैं, जाते ही वहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं फ्लाइंग क्लब के अंदर। कोई शक ना हो इसलिए बीच में काफ़ी महीनों का गैप दिया जाता है, और दिसंबर 2000 के अंदर एक और आदमी भेजा जाता है सैन डियागो सिटी में ही उसी फ्लाइंग क्लब में ज्वाइन करने के लिए, जिसका नाम होता है हानी इंजोर। अब करीब करीब 7 से 8 लोग पहुंच चुके हैं अमेरिका और उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। उसके बाद साल आता है 2001 का और महीना आता है मार्च का। और मार्च के अंदर जो बाकी बचे लोग थे उनको अमेरिका भेज दिया जाता है किसी तरीके से अलग अलग शहरों में। वापस वही सिलसिला शुरू हो जाता है, जाकर के ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, प्लेन उड़ाना सीखना है और कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। और कहते हैं कि इसके लिए प्लेन सीखने के लिए उन्होंने बहुत मोटी रकम चुकाई हुई थी वहाँ की जो
इंस्टीट्यूट थे या जो भी सिखा रहे थे उनके। अब 6 महीने के बाद, मार्च 2001 के बाद सीधे आते हैं हम सितंबर में, जिस दिन अटैक होना था, 11 सितंबर 2001। अब 19 लोगों की टीम थी अमेरिका के अंदर। उसामा ने प्लान के 2 चरण पूरे कर लिए थे, पहला ट्रेनिंग देना, दूसरा अमेरिका भेजना। अभी इन 19 को 4 भागों में बांटा जाता है, 5-5-5 किए जाते हैं एक में, और बाकी बचे 4 लोग चौथी टीम में। अब इनको 4 प्लेन हाईजैक करने थे। अब पहला प्लेन जो कि हाईजैक किया गया था वो लुगान से जाना था लॉस एंजल्स। ये डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिसके अंदर 96 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। उस वक्त तक इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी। कहते हैं कि ये अटैक होने के बाद ही सारे देश, जो वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, जो भी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, उसको इसके बाद ही पुख्ता किया गया था। एक एक चीज़ को सही से जांचा परखा जाता है, उसके बाद आज हमें भेजा जाता है अंदर। उस वक्त तक इतना नहीं था। इन लोगों की जो चीज़ें थी, जो भी सामान था हाईजैकिंग से रिलेटेड, वो जूतों के अंदर छिपा हुआ था, जो कि मेटल डिटेक्टर के अंदर पता नहीं कैसे नहीं आया, और ये लोग प्लेन के अंदर पहुंच गए। 7:15 का टाइम हुआ था। 5 लोग पहुंचते हैं लुगान एयरपोर्ट, और एक फ़्लाइट की टिकट जो कि उनके पास पहले से थी उसको लेकर के सिक्योरिटी चेक से होते हुए फ़्लाइट के अंदर जाते हैं। वक्त था 7:15 का। कुछ देर के बाद 7:59 पे फ़्लाइट टेक ऑफ करती है, और 8:15 पे, जैसे ही 8:15 होते हैं, एक सीट से उठता है और जूते से गन निकाल करके हवा में लहराते हुए प्लेन को हाईजैक कर लेता है। पीछे से एक और आदमी उठता है, वो कॉकपिट की तरफ बढ़ता है, उसके पीछे एक आदमी दूसरा कॉकपिट की तरफ बढ़ता है। अब 2 लोग कॉकपिट के अंदर हैं, 3 लोग यात्रियों को अपने कंट्रोल में लेते हैं, और यहाँ से हो जाती है फ्लाइट हाईजैक। उधर बोस्टन के अंदर 7:30 पे एक प्लेन हाईजैक होता है जिसके अंदर 65 लोग सफ़र कर रहे थे। बिल्कुल उसी तरीके से 2 लोग कॉकपिट के अंदर जाते हैं, 3 लोग पैसेंजर्स को अपने कंट्रोल में लेते हैं। इधर तीसरी फ्लाइट 7:40 पे डुलेस एयरपोर्ट से लॉस एंजल्स को जा रही थी, जिसके अंदर 64 लोग सफ़र कर रहे थे, और ये प्लान भी 7:40 तक हाईजैक कर लिया जाता है। अब वक्त आता है 8:20। चौथी फ्लाइट, जो कि नेवार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी, जिसमें 44 पैसेंजर यात्रा कर रहे थे। अब आप ये मान के चलिए कि 7:15 से 8:20, 45-50 मिनट के अंदर अमेरिका के 4 प्लेन हाईजैक कर लिए गए हैं, जो अब की हवा में उड़ रहे हैं और हाईजैक। अब थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया था, जिसमें कि चारों प्लेन को हाईजैक करना था। टाइम आता है 8:46 का। अच्छा, इससे पहले जो उनके रडार वगैरह थे एयरपोर्ट के, उन पे शो होता है कि 4 फ्लाइट्स अपने अपने रूट से कट चुकी हैं और वो तय रास्तों पर नहीं जा रही हैं। फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है पर नहीं हो पाती है। कुछ देर के बाद हेलीकॉप्टर के अंदर से एक लेडी का रेडियो पे सिग्नल आता है, और जो एयरपोर्ट के जो भी एम्प्लॉई थे उनसे उसकी बात होने लगती है, और वो बताती है कि कैसे 5 लोगों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया हुआ है, और हम पता नहीं अभी कहाँ हैं और किधर जा रहे हैं, इसका हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे जाकर के सर्च करेंगे तो ये जो लेडी और अ, अधिकारियों के बीच में बातचीत चल रही थी रेडियो की, ये आपको मिल जाएगी वहाँ पर पे डॉक्यूमेंट्री वगैरह दिखेंगे तो आप उसमें सुनेंगे कि कैसे वो लेडी, हम बहुत नीचे आ गए हैं, हम बहुत नीचे आ गए हैं, हम किसी बिल्डिंग से टकराने वाले हैं, इतना कहती है, और फिर सन्नाटा पसर जाता है। ये 8:46 का टाइम था जब पहला प्लेन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से जाकर टकराता है। 8:46। और जैसे ही वो टकराता है, आप अगर इंटरनेट पर देखेंगे तो वो बिल्डिंग जो थी उसके बाद बहुत देर तक खड़ी रहती है अपनी जगह पे, बट उसके अंदर काफ़ी नुकसान हो चुका था। कहते हैं कि पहले क्रैश में ही करीब करीब 1300 से 1400 लोगों की जान चली गई थी। अब इधर ये हो चुका था, पहला प्लेन क्रैश होता है। अमेरिका इससे उबर ही रहा था, पता ही कर रहा था कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। इस बीच 9:03 पे दूसरा प्लेन आता है, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के
नॉर्थ टावर से जाकर के टकराता है। और ये लाइव है, ये सारा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आप जाकर के चेक कर सकते हैं, इसके फुटेज आपको मिल जाएंगे। दूसरा प्लेन जब ट्रेड सेंटर से टकराता है तो 637 लोगों की जान वहां पे जाती है। अभी ये 2 अटैक्स हो गए थे, अब इन 2 अटैक्स के बाद जो कर्मचारी थे उन्होंने शुरू कर दिया था ये जानने के लिए, ये पहचानना शुरू कर दिया था कौन कौन से प्लेन है जो अपने रूट पे नहीं है और किन किन प्लेन्स को हाईजैक किया गया है। इस बीच तीसरा प्लेन 9:37 पे अमेरिका के पेंटागन जो वहाँ के सिक्योरिटी सर्विसेज का ऑफिस है, जो वहाँ का हेड ऑफिस है पेंटागन, वहाँ पे जाकर के टकराता है और इसमें करीब 189 लोगों की मौत हो जाती है। तो आप सोचिए कि करीब आधे घंटे के अंदर 2000 से ऊपर लोग मारे जा चुके। अब एक प्लेन और था, चौथा प्लेन जो हाईजैक था, वो उसको जाना था वाशिंगटन, शायद उसको व्हाइट हाउस को निशाना बनाना था, पर ये प्लेन अपने निशाने तक नहीं पहुंच पाता है। इसके अंदर जो भी पैसेंजर्स थे उन्होंने ठान लिया था कि हमें मरना तो है ही, तो क्यों ना हम कुछ करके मरें, हो सकता है कि प्लेन पे वापस कंट्रोल आ जाए और हम आतंकवादियों को यूटिलाइज करके अपनी जान बचा सकें, तो कुछ करके मरना है। हाथापाई शुरू होती है पैसेंजर्स और उनके बीच में, आतंकवादियों के बीच में। इस हाथापाई में प्लेन क्रैश हो जाता है किसी ओपन फील्ड में, किसी खेत के अंदर, जिससे कि कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बस जो लोग प्लेन के अंदर थे उनकी जान जाती है। तो इस तरीके से करीब 2977 लोग इस हाईजैक में मारे गए थे। कहते हैं कि इसके बाद अमेरिकी सरकार ने जिसको चाहा उसको परेशान किया, जो भी अदर कंट्रीज़ के लोग थे उनको शक की निगाहों से देखा जाने लगा। पंजाब के जो लोग थे, जो सरदार लोग वहाँ रह रहे थे, उनको दाढ़ी की वजह से कई बार ह्यूमिलेट किया गया, उनको इंटरोगेट किया गया, शक की निगाहों से देखा गया। इवन आज भी अमेरिका के अंदर मुस्लिम्स को लेकर के एक अलग ही भावना चल रही है। कैसे शाहरुख खान का तलाशी ली गई थी एयरपोर्ट पे, आपने देखा। तो उस वक्त कहते हैं कि पैट्रियोटिक एक्ट के तहत अमेरिकी सरकार ने जो चाहा वो किया। और इसी पे एक पिक्चर बनी थी जो कि भारत ने बनाई थी यशराज स्टूडियो से, न्यूयॉर्क। उसमें आप देखेंगे तो आप जानेंगे कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा था। तो आप सोचिए कि जिस ओसामा बिन लादेन को, ये भी कहा जाता है कि उसको अमेरिका ने ही पाला पोसा था, अमेरिका ने ही उसको इतना बड़ा आतंकवादी बनाया, तो जिस अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को इतना बड़ा आतंकवादी बनाया, उसी ओसामा ने अमेरिका पे इतना बड़ा हमला किया और 2977 लोगों की जान चली। बाद में करीब 11 साल स्ट्रगल करने के बाद अमेरिकी एजेंसियों ने ओसामा बिन लादेन को मारा। और वो भी कहानी एक अलग ही कहानी है, उस पर एक वीडियो अलग से बनाया जा सकता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वीडियो पेश करूँगा कि कैसे अमेरिकी फ़ौज ने प्लान किया, कैसे उसके ठिकाने का पता लगा और कैसे ओसामा बिन लादेन मारा गया। तो आज आपने सुनी ये कहानी, 9/11 कैसे हुआ, कहाँ से इसकी प्लानिंग हुई, कैसे सोचा गया इस बारे में। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से प्यार देते रहें कहानीकार को। कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो लिख सकते हैं हमें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, किसी नई कहानी के साथ, किसी नए किस्से पर बात करेंगे हम। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, शब व खैर।